हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंटर। दोस्तों, पॉइंटर जो है सी की जान आप लोग कह सकते हो, सी का ये दिल है ना, सी का ये हार्ट है। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सी का, वो है पॉइंटर। ये ना केवल इतना इम्पोर्टेंट है बल्कि ये बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है। इसके थ्रू मतलब आप सिक्योरिटी भी डिस्कस करते हो, बहुत सी चीज़ें इसमें गड़बड़ी हो सकती है। जब आप पॉइंटर के थ्रू प्रोग्राम बनाते हो तो प्रोग्राम में भी जो है डिफरेंट डिफरेंट मशीन पर डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर देगा। तो पॉइंटर जो है ये एक लो लेवल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका मतलब इसका सीधा सा ताल्लुकात हमारे मेमोरी से या हार्डवेयर से कहीं ना कहीं से रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंटर जो है दोस्तों, ये इतना कंफ्यूजिंग है, इतना ये मतलब वॉलेटाइल होता है, मतलब नेचर के अंदर, कि जरूरी नहीं कि सेम प्रोग्राम हमेशा सेम आंसर दे। तो इसी रीज़न की वजह से कुछ लैंग्वेजेस के अंदर पॉइंटर को हटा दिया गया है, जैसे कि जावा। तो जावा ये कहता है कि हम लोग पॉइंटर को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंटर में कुछ इश्यूज़ रहते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी इश्यूज़ हो, चाहे वो हमारे मेमोरीज़ के मैनेजमेंट के इश्यूज़ हो। इस वजह से काफ़ी लैंग्वेजेस मना कर देती है। लेकिन ये जो पॉइंटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। और ना केवल ये अच्छे प्रोग्राम बनाने के लिए, बल्कि कंपाइलर या जो सिस्टम प्रोग्रामिंग हम लोग बात करते हैं, उसके लिए तो पॉइंटर चाहिए चाहिए। तो दोस्तों, जो हमने आज तक पढ़ा है ना? सी के अंदर हमने जितने कोर्सेज़ हमने किए हैं, जितने हमने टॉपिक हमने किए हैं, आप समझिएगा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंटर ही है। कोई भी कैंपस, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल जो प्रोग्रामिंग आती है, उसमें पॉइंटर के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत ध्यान से कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है पॉइंटर, ये थोड़ा-सा अगर आपने मिसकंसेप्ट ले लिया कहीं भी इसमें से, तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बिगाड़ देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सबसे अच्छे और सबसे डेंजरस टॉपिक की, जिसका नाम है पॉइंटर। ठीक है? तो पॉइंटर क्या है? ये सीखने से पहले हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ मेमोरी। ठीक है? क्योंकि पॉइंटर का जो काम है वो मेमोरी के साथ में रहता है। वो मेमोरी के साथ में क्या बिहेव करता है, किस तरह से मेमोरी की इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, उससे पहले हम ये जानने से पहले कि पॉइंटर क्या करने वाला है, कैसे लिखने वाले हैं हम लोग, तो पहला थोड़ा-सा एक हम मेमोरी के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, ये हमारी मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी, जनरली जो मेमोरी हम लोग बात करते हैं वो रैम होती है। ठीक है? तो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, तो पूरी जो ये जो मेमोरी है ना, ये एक लीनियर वे से समझी जाती है। रैम इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। ठीक है, मैं ये बोल दूं कि कोई भी मेमोरी है, रैम है, कोई भी मेमोरी है, वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड रहती है। इन्हीं ब्लॉक्स को हम लोग कहते हैं बाइट। क्या कहते हैं दोस्तों? बाइट कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ बाइट नजर आ रही होगी। इसके बाद में ये यहाँ इस तरफ भी चल रही है और ये यहाँ से भी बढ़ रही है। अब होता ये है, कंप्यूटर के पास में जितनी भी बाइट्स होती है मेमोरी की, हर बाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक नंबर होता है, जिसको हम उसका बाइट का नंबर या बाइट का एड्रेस कहते हैं। तो हर मेमोरी का एक नंबर होता है। ये जो नंबर होता है ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखे जाते हैं या रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो मैं इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिख रहा हूँ, 0x, इसका मान लिया FFA मान लिया। ठीक है, या इसका FF1 मान लेते हैं। हाँ, FF1 मान लिया, इसका 0x FF2, 0x FF3, इस तरह से ये कुछ नंबर होते हैं। पर दोस्तों, ये जो नंबर है, ठीक है, आप अगर ये लिखेंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न होती है, बोलने में थोड़ी-सी मुश्किल होती है मुझे भी, और आपको समझने में हो सकती है। तो एक्चुअली में तो ऐसे होते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं उसको एक इंटीजर नंबर दे दूँ? जैसे कि इसको मैंने नाम दे दिया है, सपोज़ करें इसको दे दिया है 97, 98, 99, 100, 101, है ना? इस तरह से। तो समझने के लिए हमने इसको एक इंटीजर नाम दिया है, एक इंटीजर नंबर दे दिया है। ये जो किसी भी बाइट का ये जो नंबर होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एड्रेस। क्या कहते हैं? एड्रेस। और हर बाइट का एक एड्रेस होता है और ये एड्रेस यूनिक होता है, मतलब 2 बाइट का एड्रेस कभी भी सेम नहीं होगा। तो ये होता है हमारे मेमोरी का आर्किटेक्चर। अब एक बाइट को खोल के देखते हैं। मान लीजिए ये वाली बाइट है ना, ये जो बाइट है 100 वाली, इसको मैं खोल रहा हूँ। हर बाइट में आपको 8 बिट मिलती है। कितनी बिट मिलती है? 8 बिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपको 8 बिट मिलती है। अब कंप्यूटर से जभी भी, कंप्यूटर को जभी भी बोलेंगे कंप्यूटर मुझे कुछ, जैसे कि मुझे 3 बिट स्टोर करनी है, मुझे मेमोरी चाहिए, तो वो आपको हमेशा 1 बाइट देगा। तो जो मिनिमम एक्सेसिबल यूनिट होती है वो होती है बाइट। मतलब अगर आपको 3 बिट चाहिए, आप कहते हो कंप्यूटर मुझे सिर्फ केवल ये स्टोर करना है,
तो वो आपको पूरी एक सिंगल बाइट देगा, क्योंकि वो सिंगल बाइट के अलावा कुछ दे नहीं सकता आपको, तो आपको वो पूरी एक बाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ आपने इसमें 101 डाल देंगे और जो रिमेनिंग बच गया आप उसमें 0 डालिएगा। ठीक है, मतलब मेमोरी आपको आधी बाइट, ठीक है, या पौने बाइट ये नहीं देगी, वो आपको देगी या तो 1 बाइट या देगी 2 बाइट। अगर आपको 9 बिट चाहिए तो 9 बिट नहीं मिल सकती, यहाँ से आपको 2 बाइट ही लेनी पड़ेगी, कंप्यूटर आपको मेमोरी जो है वो आपको 2 बाइट ही देगी। ठीक है, तो मिनिमम जो एक्सेसिबल यूनिट होती है वो होती है बाइट। ठीक है, और हर बाइट में हमें 8 बिट को रखना होता है। अगर हमारी बिट कम है तो हमें एडिशनली 0 लिखने पड़ते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों ये तो है छोटा-सा एक मेमोरी का कांसेप्ट कि भैया मेमोरी क्या होती है और कैसे होती है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर कि जब प्रोग्राम हमारा चलता है तो वो किस-किस बिहाफ़ पर मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है? मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम लिखा है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? सिंपल सा प्रोग्राम की। तो मैंने लिखा इंटीजर में, ठीक है? और यहाँ मैंने एक लिख दिया इंटीजर a इक्वल टू 5 और मैंने इसको प्रिंट कर दिया ना, a की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। तो दोस्तों ये एक छोटा-सा सिंपल सा प्रोग्राम है हमारा, ठीक है? जो कि हमने काफ़ी बार बनाया है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये प्रोग्राम रन हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो इसका कहीं न कहीं कन्वर्जन होगा, इसकी भी बाइनरी बनेगी। तो देखिए, जब इस प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, तो यहाँ पर हमें मेमोरी भी चाहिए होगी ताकि हम लोग जो जब मेमोरी में डालेंगे तभी तो चलेगा। जैसे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो होता है वो ये कहता है कि सारा काम करता है सीपीयू और सीपीयू केवल उसी टास्क को परफ़ॉर्म करेगा जो कि मेमोरी में होगा। कहाँ होगा? मेमोरी में। तो ये प्रोग्राम हम लोग चाहते हैं चल जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है इसको हमें मेमोरी में रखना होगा, ठीक है? तभी हमारा सीपीयू उसको रन कर पाएगा। अब जब इस प्रोग्राम को मेमोरी में रखते हैं तो एक्चुअली में यहाँ पर 2 तरह की मेमोरी ऑक्यूपाई की जाती है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर मेमोरी ऑक्यूपाई बता रहा हूँ कि हमें क्या-क्या मेमोरी चाहिए होगी। एक मेमोरी चाहिए होगी दोस्तों, इस पूरे प्रोग्राम में कितनी स्टेटमेंट है, कितनी लाइन्स है, आप देखिएगा वॉइड मेन वाला है ना, ये इंट ए है और ये प्रिंटफ वाला है, रिटर्न वाली है। तो ये जो कोड होगा, जो प्रोग्राम हमने लिखा, इसका जो कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी बनाएँगे, ठीक है? हर स्टेटमेंट की जो बाइनरी बनेगी, उसको हमें मेमोरी में कहीं न कहीं डालना पड़ेगा। वो हम लोग कहते हैं मेमोरी फॉर कोड, कोड की मेमोरी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कोड की मेमोरी बोलेंगे। जैसे कि ये लाइन है, इस लाइन के लिए उसको मान लीजिए 8 बाइट चाहिए, इस लाइन के लिए मान लीजिए 10 बाइट चाहिए, इसके लिए मान लीजिए कि आपको 15 बाइट चाहिए, इस तरह से कुछ बाइट आपको चाहिए होगी। तो ये प्रोग्राम आप जितनी बार रन करोगे तो ये बाइट जो बनेगी वो सेम बनेगी, ठीक है भई? तो यहाँ हमें कितनी चाहिए होगी, जैसे k बाइट, तो हमने इसको नाम दिया k बाइट। अभी k बाइट कितनी होगी वो तो हमें काउंट करनी पड़ेगी प्रोग्राम को एक्चुअल में। तो एक तो प्रोग्राम में जब भी एग्जीक्यूट होगा तो एक तो मेमोरी चाहिए होगी इस कोड के लिए। दूसरा, यहाँ पर ये एक लाइन लिखी हुई है दोस्तों, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाने की बात की जा रही है। क्या की जा रही है बात? वेरिएबल बनाने की। तो वेरिएबल सेपरेटली एक मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। वेरिएबल सेपरेटली एक मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पर बनेगी मेमोरी फॉर वेरिएबल। तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल है जो कि इंट बोले तो 4 बाइट का होगा, तो हमें 4 बाइट और चाहिए होगी। इसका मतलब प्रोग्राम जब भी रन होगा तो हमें k प्लस 4 बाइट का रिक्वायरमेंट होगी। k वो उस पूरे प्रोग्राम का जो भी बाइनरी कन्वर्ट होगा उसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तब डालेंगे मेमोरी में, तो एक तो वो बाइट चाहिए होगी हमें, प्लस इसमें लिखा हुआ है वेरिएबल बनाओ, तो साथ में हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा 4 बाइट का, उसकी भी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। तो इसको हम लोग जनरली कहते हैं प्रोग्राम की मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? इसका नाम है प्रोग्राम मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी कि सर एक तो प्रोग्राम के लिए मेमोरी चाहिए और इसको हम लोग बोलते हैं डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी, डेटा के लिए हमें मेमोरी चाहिए। तो कोई भी प्रोग्राम आपके पास में 2 तरह की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 2 जगह मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और दोनों का अगर टोटल कर दें तो आपका पूरा प्रोग्राम टोटल मेमोरी इतनी खाएगा। तो मैं कहता हूँ कि भैया ये प्रोग्राम टोटल कितनी मेमोरी खाएगा? तो आप कहेंगे सर k प्लस 4 बाइट, ये हमारा प्रोग्राम इतनी मेमोरी खा रहा है। k हमने मान लिया कि जो फिक्स है यहाँ पर कि कितनी बाइट का ये प्रोग्राम है, वो k बाइट हमने मान ली। तो दोस्तों प्रोग्राम के अंदर 2 चीज़ बनती है, 2 जगह स्पेस ऑक्यूपाई होती है। एक तो प्रोग्राम का खुद का कोड के लिए बाइनरी चाहिए होगी, मेमोरी चाहिए होगी और हमारे वेरिएबल जो बनेंगे उसके लिए मेमोरी चाहिए होगी और टोटल मेमोरी जब दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगी। ठीक है?
तो यहाँ पर हमें मेमोरी चाहिए होगी। अब चाहे तो आपका कोई वेरिएबल हो, चाहे आपका कोई भी प्रोग्राम का कोड हो, जब ये मेमोरी में जाता है, तब देखते हैं कि हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ठीक है? तो यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि ये हमारी मेमोरी है, ठीक है? ये हमारी मेमोरी और मेमोरी इज़ डिवाइडेड इंटू ब्लॉक्स। ये ऐसे ब्लॉक है, ठीक है? चलो, इसको मैंने एड्रेस दिया है, सपोज़ करो 100, 101, 102 और इसको दिया 200, 201, 202 एंड सो ऑन और इनके बीच में काफ़ी मेमोरी है। तो जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो इसके बिहाफ पर 2 टाइप की मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, प्रोग्राम की और डेटा की। अब ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्राम और डेटा की मेमोरी एक साथ में ऑक्यूपाई हो। इट मे बी एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो मेमोरी है उसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रैंडमली कहीं भी हमारा वेरिएबल या डाटा स्टोर हो जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों कि वो एक साथ में स्टोर हो या अलग-अलग स्टोर हो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारा जो कोड है ना? वो यहाँ से स्टोर हुआ है 100 से, ठीक है? तो मैंने कहा कि भई यहाँ से हमें कि हमारा कोड जो है वो इस वाली बाइट्स में पड़ा हुआ है। तो ये मान लेते हैं कि इतनी सारी बाइट्स, ठीक है? यहाँ से मैं डेडस कर देता हूँ। हमने कहा कि यहाँ पर कुछ के बाइट्स हमने ले ली है और ये इसमें क्या डाल दिया? प्रोग्राम डाल दिया, प्रोग्राम का कोड डाल दिया है, ठीक है? नाउ अब प्रोग्राम के अंदर डाटा भी होगा, उसकी भी लिए मेमोरी होगी, जैसे कि हमने बनाया था इंट ए। क्या बनाया था दोस्तों? इंट ए। तो अब ए नाम का वेरिएबल बनेगा, ठीक है? उसके लिए तो हमें पता है कि टोटल हमें कितनी बाइट चाहिए? 4 बाइट चाहिए। तो क्या करेगा? इन चारों बाइट को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है? और उसको नाम क्या दे देगा? ए। तो ये तो हो गई हमारे वेरिएबल की मेमोरी और ये हो गई हमारे कोड की मेमोरी। ये टोटल मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। अब ये हो सकता है कि एक के बाद एक कंसेक्यूटिव हो या हो सकता है ये डिफरेंट प्लेसेस पर हो, ये डिफरेंट प्लेसेस पर हो, ठीक है? ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये मेमोरी चाहिए। जभी भी कोई भी प्रोग्राम हम लोग स्टोर करते हैं, जब इसको रन करते हैं तो वो मेमोरी में स्टोर ज़रूर होगा और जहाँ भी प्रोग्राम स्टोर होगा, उसका एक स्टार्टिंग एड्रेस होता है कि भई इस लोकेशन से प्रोग्राम स्टोर हो रहा है। जैसे मान लीजिए के बाइट है, तो आपको यहाँ पर के एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस से मतलब है। तो आपका जो स्टार्टिंग एड्रेस है, ठीक है? ये आपका इम्पोर्टेंट होता है और वहीं मैं अगर बात करूँ वेरिएबल की कि भई ये जो वेरिएबल है वो 4 बाइट खा रहा है, तो हमें यहाँ पे 4 एड्रेसेस मिल रहे हैं। 4 बाइट का मतलब 4 एड्रेसेस होंगे। हमें चारों एड्रेसेस से मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब होता है स्टार्टिंग एड्रेस से। ये कहलाता है स्टार्टिंग एड्रेस। तो स्टार्टिंग एड्रेस हो सकता है प्रोग्राम का, स्टार्टिंग एड्रेस हो सकता है हमारे डाटा का या वेरिएबल का। तो ये होते हैं एड्रेसेस और प्रोग्राम 2 तरह की मेमोरी खाता है और हम 2 तरह के एड्रेसेस मिलते हैं। ये है हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस और ये हमारे वेरिएबल का स्टार्टिंग एड्रेस। ठीक है दोस्तों? यहाँ तक भी क्लियर हो गया कि भई हमारे पास मेमोरी कैसे डिवाइडेड होती है, फिर प्रोग्राम जब चलता है तो कितने-कितने टाइप की मेमोरी खाता है और जब ये मेमोरी में जाता है तो जो स्टोर होता है तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस भी पता आपको होना चाहिए। तो ये तो हो गई पूरी की पूरी बात कि हमारे पास में क्या-क्या मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, मेमोरी कैसे डिवाइड रहती है और प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, तो मेमोरी में किस तरह से जाता है। ठीक है? तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ तक क्लियर है कि भई हमने मेमोरी पढ़ लिया और मेमोरी के अंदर कैसे एड्रेसेस होते हैं, क्या-क्या होते हैं डाटा, वो हमने देख ली। अब बात करेंगे कि भई पॉइंटर का क्या रोल है? तो वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तो हमने सिर्फ मेमोरी का छोटा-सा कॉन्सेप्ट देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ये जो पॉइंटर है, ये क्या करने वाले हैं? बस इससे पहले आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।